Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study the Yaoundé Mandate. पूरी दुनिया में मतलब ग्लोबल ट्रेड के नियम कौन तय करता है? हाल ही में इसी सवाल को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी 14 WTO मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में। देखिए, ये कोई मामूली बैठक नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जंग का मैदान था जहां दुनिया की आर्थिक तकदीर तय होनी थी। चलिए आज समझते हैं कि इस लड़ाई में क्या क्या दांव पर लगा था। अब ये सवाल सुनने में तो काफी सीधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब उतना ही कॉम्प्लेक्स है। और यही जवाब हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के दिल तक ले जाएगा और ये भी समझाएगा कि ये संस्था इतनी पावरफुल और साथ ही इतनी विवादास्पद क्यों है। तो आज के इस सेशन में हम WTO के इस महासम्मेलन को डीकोड करेंगे। हम देखेंगे कि किन मुद्दों पर पूरी दुनिया एक साथ आई और कहां पर तलवारें खिंच गईं। फिशरीज से लेकर डिजिटल टैक्स तक हम उन सभी बड़ी लड़ाइयों को समझेंगे और आखिर में ये एनालाइज करेंगे कि ग्लोबल ट्रेड का भविष्य अब किस मोड़ पर खड़ा है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, WTO's हाई स्टेक्स समिट। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के 164 देश एक साथ बैठकर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का खाका तैयार करते हैं। जी हां, यही है WTO का मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। देखिए, WTO की जो असली ताकत है वो है इसका मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, जिसे शॉर्ट में MC कहते हैं। हर 2 साल में दुनिया भर के ट्रेड मिनिस्टर्स एक कमरे में बैठते हैं। हम जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जो सर्विसेज लेते हैं, उन सब पर लगने वाले नियमों की नींव यही रखी जाती है। इसीलिए यहाँ लिया गया एक एक फैसला सीधे हमारी और आपकी जेब पर असर डालता है। और यहीं पर WTO की सबसे बड़ी आइडियोलॉजिकल लड़ाई शुरू होती है। एक तरफ है मल्टीलैटरलिज्म। इसका सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास, मतलब कोई भी नियम बनेगा तो सभी 164 मेंबर्स की सहमति से बनेगा और सब पर लागू होगा। दूसरी तरफ है प्लूरिलैटरलिज्म, जहां कुछ देश अपना एक क्लब बनाकर सिर्फ अपने लिए नियम तय करना चाहते हैं। ये सिर्फ 2 शब्दों की लड़ाई नहीं है, ये WTO के पूरे अस्तित्व की लड़ाई है। लेकिन इतनी तनातनी के बीच ऐसा भी नहीं है कि हर जगह सिर्फ असहमति ही थी। कुछ मुद्दे ऐसे भी थे जहां सभी देशों ने मिलकर काम किया। तो चलिए पहले उन सफलताओं पर एक नजर डालते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ जरूरी जीतें मिली। पहली, छोटी अर्थव्यवस्थाओं को ग्लोबल ट्रेड में इंटीग्रेट करने पर जोर दिया गया। दूसरी, उन्हें ट्रेड फॉर डेवलपमेंट के लिए टेक्निकल असिस्टेंस देने पर सहमति बनी। और तीसरी, कुछ बहुत जरूरी प्रिंसिपल्स को बेहतर ढंग से लागू करने पर फोकस किया गया, जैसे कि SNDT, SPS यानी सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स और TBT यानी टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, ताकि उनके प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट्स में आसानी से पहुंच सके। तो अब ये SNDT है क्या? इसका पूरा नाम है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। इसे आप विकासशील देशों के लिए WTO का एक सेफ्टी नेट समझ सकते हैं। ये एक तरह की रियायत है जो डेवलपिंग कंट्रीज को नए व्यापारिक नियम लागू करने के लिए ज्यादा समय और फ्लेक्सिबिलिटी देती है, ताकि वो बड़ी इकोनॉमी के साथ कॉम्पीट कर सकें। चलिए आप चलते हैं पहले बड़े बैटल ग्राउंड की ओर, फिशरीज। यहां लड़ाई थी हमारे ओशंस को बचाने और दूसरी तरफ करोड़ों गरीब मछुआरों की लाइवलीहुड को बचाने के बीच। ये एक बहुत ही सेंसिटिव और मुश्किल मुद्दा था। आप देखिए, कागज पर लक्ष्य तो बहुत नेक लगता है। उन सरकारी सब्सिडीज को खत्म किया जाए जो ओवरफिशिंग को बढ़ावा देती हैं, क्योंकि इसी वजह से हमारे समुद्रों में मछलियां कम हो रही हैं और इस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन यहीं पर आता है एक बहुत बड़ा पेच, और वो है ये आंकड़ा, $1 अरब। भारत का अनुमान है कि अगर ये प्रस्तावित नियम लागू हुए तो उसे हर साल इतना बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। अब शायद समझ आ रहा होगा कि ये बहस इतनी गर्मागर्म क्यों थी। तो यहां भारत का इक्विटी आर्ग्यूमेंट क्या है? भारत का कहना है कि ये जो मौजूदा प्रपोजल्स हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फिशिंग फ्लीट्स को तो फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन उन विकासशील देशों को सजा देते हैं जो अपने लाखों गरीब मछुआरों को सिर्फ गुजारा चलाने के लिए छोटी मोटी लाइवलीहुड सब्सिडीज देते हैं। तो ये एक इक्विटी और जस्टिस की लड़ाई है। अब हम दूसरे बड़े संघर्ष की ओर बढ़ते हैं। सवाल यह था कि क्या इन्वेस्टमेंट से जुड़े नियम एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के दायरे में आने चाहिए? और यह मुद्दा WTO के लिए एक लक्ष्मण रेखा की तरह बन गया। इस लड़ाई के केंद्र में है IFD यानी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा प्रस्तावित एग्रीमेंट है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI को आसान बना देगा। और इसके जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि यह समझौता WTO के कानूनों का हिस्सा बन जाए। लेकिन भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया।
भारत के तीन बड़े तर्क थे। पहला, सॉवरेंटी, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड दो अलग अलग चीजें हैं। डब्ल्यूटीओ एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इन्वेस्टमेंट का नहीं। दूसरा, कंसेंसस रूल। डब्ल्यूटीओ का मूल सिद्धांत है कि कोई भी नया समझौता सभी 164 देशों की सहमति से ही लागू हो सकता है। और तीसरा, भारत ने उस बैकडोर एंट्री का भी विरोध किया जिसे एनेक्स 4 कहते हैं, एक कानूनी रास्ता जिसका इस्तेमाल करके कुछ देश इस कंसेंसस रूल को बाईपास करना चाहते थे। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे मॉडर्न बैटलग्राउंड पर। यह लड़ाई जुड़ी है डिजिटल इकोनॉमी के भविष्य से। यहां ई कॉमर्स पर लगने वाले टैक्स को लेकर एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। इसकी कहानी शुरू होती है 1998 से, जब इंटरनेट नया नया था। तब देशों ने मिलकर एक टेम्पररी फैसला लिया कि सॉफ्टवेयर या ई बुक्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस पर कोई कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगाएंगे। लेकिन जो चीज एक अस्थायी व्यवस्था के तौर पर शुरू हुई थी, वो आज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। फिलहाल इस रोक को 2026 तक बढ़ा दिया गया है, यानी पिक्चर अभी बाकी है। और ये स्लाइड इस डिजिटल डिवाइड को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ है डेवलप्ड नेशंस जो इस मॉरिटोरियम को परमानेंट बनाना चाहते हैं ताकि उनकी डिजिटल इकोनॉमी और मजबूत हो। दूसरी तरफ है भारत जैसे डेवलपिंग नेशंस जो इसे खत्म करना चाहते हैं ताकि वे डिजिटल इंपोर्ट्स पर कस्टम्स रेवेन्यू कमा सके और अपने पॉलिसी स्पेस को बचा सके। तो इतनी सारी लड़ाइयों के बाद आखिर नतीजा क्या निकला? याओंडे कॉन्फ्रेंस ने यह साफ कर दिया है कि ग्लोबल ट्रेड आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से आगे के रास्ते बहुत अलग अलग हैं। आइए इस स्कोर कार्ड पर एक नजर डालते हैं जो पूरी कहानी को समराइज करता है। पहला, एसपीएस और टीबीटी पर एसएनडीटी को मजबूत करने पर सहमति बनी, भारत इसके पक्ष में था। दूसरा, फिशरीज सब्सिडीज पर कोई फैसला नहीं हो पाया और बातचीत MC15 तक टाल दी गई क्योंकि भारत ने मौजूदा प्रपोजल्स का विरोध किया। तीसरा, इन्वेस्टमेंट यानी IFD का मुद्दा, इसे भारत के कड़े विरोध ने WTO में आने से रोक दिया। और चौथा, ई कॉमर्स मोरेटोरियम को अस्थायी रूप से बढ़ा दिया गया है जिसका भी भारत ने विरोध किया था। इन सारी बहसों का एक बड़ा टेकअवे यह है कि भारत WTO के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स का एक डिफेंडर बनकर उभरा है। उसने एक गेटकीपर ऑफ द मल्टीलैटरल कंसेंसस की भूमिका निभाई है जो यह सुनिश्चित कर रहा है कि कुछ देश मिलकर संगठन के मूल चरित्र को न बदल दें। और ये हमें इस आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर छोड़ देता है, क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 21वीं सदी की चुनौतियों जैसे डिजिटल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से निपटने के लिए इवॉल्व कर रहा है, या फिर इन नए दबावों के कारण ये टूटने की कगार पर है? इसका जवाब ही ग्लोबल इकोनॉमी का भविष्य तय करेगा। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।